नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से छात्र ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका एक कॉलेज में एडमिशन है या उनका एसयूएल में एडमिशन है तो वो अगले साल किस तरीके से माइग्रेशन अपना करवा सकते हैं। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? फिर से आपके सवाल आए हैं तो हम बात करने के लिए पहुँचे हैं पूर्व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और अभी रामचंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा के पास, और उनसे जानते हैं कि सर जो है वो माइग्रेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इस संबंध में क्या प्रावधान है। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस 4 के तहत एक विद्यार्थी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन ले सकता है। उसकी जो डेट होती है वो प्राय 30 अगस्त होती है और इसके लिए कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आता। हाँ, अगर किसी कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय ये समझता है और ज़रूरत होती है तो वो उस डेट को एक्सटेंड करता है। माइग्रेशन का 2 तरीके से माइग्रेशन प्राय हो सकती है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं या दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर के हैं। तो अभी तो हम बात करेंगे सिर्फ इंटर कॉलेज, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट लेवल के एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। वो कॉलेज रेगुलर से एसयूएल हो सकता है, एसयूएल से रेगुलर हो सकता है, या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी हो सकता है। इसके लिए ये सिर्फ अभी के दिन में जो प्रोविज़न अवेलेबल है वो पार्ट 1, जिसे हम फर्स्ट ईयर कहते हैं, से सेकेंड ईयर पार्ट 2 में ही पॉसिबल है माइग्रेशन का। अर्थात आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट निकल जाना चाहिए और आप एलिजिबल होने चाहिए प्रमोशन टू पार्ट 2 सेकेंड ईयर ऑफ द सेम कोर्स। अर्थात अगर आप फर्स्ट ईयर, क्योंकि अब जो माइग्रेशन होगा वो होगा उन बच्चों का जिन्होंने 2024 में लिया है, तो कृपया करके जो अगर किसी ने पहले रूल या पहली इस तरह की कोई वीडियो मेरी या किसी और अधिकारी की सुनी हो तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, उस चेंज के बारे में मैं आपको भी बताना की कोशिश करूँगा कि अगर आपका 2024 में एडमिशन हुआ तो सत्र 2025-26 में ही आप माइग्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अर्थात 2024-25 में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट निकल जाएगा और आप एलिजिबल होंगे प्रमोशन टू पार्ट 2 और सेकेंड ईयर इन द सेम कोर्स, तभी आप एलिजिबल होंगे। और प्रमोशन का क्राइटेरिया 2024 वालों के लिए थोड़ा सा बदल गया। अर्थात टोटल नंबर ऑफ पेपर में से उनके हर पेपर का जिसको उन्होंने पास कर लिया है उसका कम से कम क्रेडिट टोटल 28 होना चाहिए, क्योंकि कुछ पेपर 4 क्रेडिट के हैं, कुछ 2 क्रेडिट के हैं। तो इसका मतलब है अगर मैथमेटिकली देखा जाए 7 पेपर 4 क्रेडिट के अगर पास हैं तो आप 28 क्रेडिट हैं, आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। या आपके कुछ पेपर 2 क्रेडिट के भी हो सकते हैं, लेकिन उन सारे पेपर का टोटल 28 क्रेडिट कम से कम होना चाहिए जिन पेपर में आपका F ग्रेड नहीं है, अर्थात D या उससे ऊपर का कोई ग्रेड है, उन सब का टोटल 28 क्रेडिट हो, तभी आप एलिजिबल बनेंगे टू माइग्रेशन इन ईयर 2025। तो रिज़ल्ट निकला होना चाहिए और वो आपका प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होनी चाहिए, तभी आपका माइग्रेशन होता है। अब हर कॉलेज एसयूएल के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, हर रेगुलर कॉलेज अपने हर कोर्स में जितनी सीटें अवेलेबल हैं उसकी इंफॉर्मेशन अपने कॉलेज की वेबसाइट पे डालता है और उसके हिसाब से बच्चे उस वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन देख के अपना उस कॉलेज में अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो जिस महाविद्यालय के अभी आप शिक्षक हैं, शिष्य हैं, उसके स्टूडेंट हैं, उसमें आपको वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है कि मैं किसी और कॉलेज में माइग्रेशन चाहता हूँ। और उसके बाद जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन चाहते हैं और आपकी जो मेरिट है, जो कि नेचुरली आपके CGPA के बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है, उसके बेसिस पे वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है आपके माइग्रेशन का। उसके बेसिस पे जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन चाहते हैं वो एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उसको वो वेबसाइट पे डालते हैं और प्राय आपको कुछ दिन देते हैं कि आप वो माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले एनओसी लिया
मैं आज विद्यार्थी हूँ कॉलेज ए का, तो मैंने कॉलेज ए से एनओसी ले लिया और वो एनओसी यूज़ करके मैंने कॉलेज MNOP ये 4 कॉलेजों में अप्लाई कर दिया। एक ही एनओसी आप प्राय उसको यूज़ कर सकते हैं, फोटोकॉपी लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए अब आपका कॉलेज MO में माइग्रेशन के लिए उन्होंने आपको ऑफ़र किया, N और P ने नहीं किया। अगर अब आप वापस अपने कॉलेज में जाएंगे, आपको M और O से एनओसी मिल गया है, मतलब कि आप उस कॉलेज में माइग्रेट कर सकते हैं, तो फिर आप अपने कॉलेज में वापस जाएंगे और वहाँ से आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेंगे और वापस आप कॉलेज M या O। अब यहाँ पे जब आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेंगे तब आपको अपने कॉलेज A में ये बताना पड़ेगा कि आप अब M या O किस कॉलेज में आप अपना माइग्रेशन चाहते हैं, क्योंकि जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको एनओसी के बाद में वो एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए होगा। तो फिर आपने वहाँ से CLC लिया। मान लीजिए कि मैंने इन 2 कॉलेजों में से कॉलेज M को चुना और M कॉलेज में जाके अपने CLC जमा कराऊंगा और वहाँ की जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं और वो मैं पूरी करूँगा। अब मैं छात्र बन गया M का, जब मैं पहले कॉलेज A में था। और उसके बाद में जब आप अपना समर्थ पोर्टल पे, स्टूडेंट समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, अगर आपको वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कृपया करके आप कॉलेज M में रिपोर्ट करें, ताकि वो आपका जो क्रेडेंशियल पहले कॉलेज A से कंट्रोल होते थे, अब वो कॉलेज M से कंट्रोल हो। एक यही प्रोसेस होता है जिसमें कॉलेज M प्राय समर्थ टीम को लिखते हैं और वो आपका जो कॉलेज A से लिंक था अब वो कॉलेज M से लिंक हो जाता है और फिर आप अपना जो काम समर्थ पोर्टल पे करते थे अब वो आप कर पाएंगे और अब आप कॉलेज M के स्टूडेंट हो जाएंगे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप उसी कॉलेज के विद्यार्थी होंगे। और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि आपको एनरोलमेंट नंबर में चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। आपका एनरोलमेंट नंबर हमेशा ही कॉलेज A का ही रहेगा, लेकिन रिकॉर्ड में अब आपका कॉलेज M होगा, जिसको हम इंस्टीट्यूशन या कहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन अब आपका कॉलेज M कहलाएगा। एक सवाल सर जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या माइग्रेशन के लिए CGPA वाला जो क्राइटेरिया है सर, मिनिमम कोई उसकी लिमिट फिक्स है कि इतना CGPA? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि आपने अपना प्रमोशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया। इसलिए मैंने प्रमोशन क्राइटेरिया को बताया, क्योंकि प्रमोशन क्राइटेरिया 2022-2023 के एडमिशन वालों का अलग है, 2024 वालों का अलग है। तो यानी कि वो एलिजिबल हैं अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बनने के लिए। तो वो हर कॉलेज अपना एक क्राइटेरिया बनाता है, उसके अंदर अगर किस कैटेगरी की पोजीशंस खाली हैं उसके तहत वो अप्लाई करता है। और CGPA एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है माइग्रेशन के लिए। तो क्या सर, जैसे अभी जो SOL के बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका अगले वर्ष रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो, तो मतलब पढ़ाई करके मिनिमम कितना CGPA कम से कम लेकर आए? देखिए, ऐसा होता है कि ये जो है ज़रूरत और मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और आपने किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक रिलेटिव पोजीशन है जो हर कॉलेज में हर बात से बदलती है। लेकिन हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एलिजिबल होने चाहिए सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के लिए, अर्थात आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट निकला होना चाहिए और आप एलिजिबल होने चाहिए। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और हाँ, CGPA एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और वो हर कॉलेज अपने हिसाब से डिफाइन करता है कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया और कितने कोर्स में किया, उनके पास किस कैटेगरी की सीट खाली है, इन सारी चीज़ों पे होता है। तो कोई एक सिंपल फार्मूले से कह पाना थोड़ा इसके लिए कठिन होगा। दर्शकों, आपने अभी सुना प्रोफेसर अजय अरोड़ा को। अगर माइग्रेशन से जुड़े हुए आपके कुछ और भी सवाल हों तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि सवाल इसको लेकर पीछे काफ़ी आए, इसीलिए ये एपिसोड एक अलग से करना पड़ा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अजय अरोड़ा में समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।